नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी शतरंज के खिलाड़ी इसी का कथासार या सारांश को देखेंगे। किसी भी कहानी के सारांश को जान लेने से उस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है उसका आंसर आसानी से दिया जा सकता है। तो चलिए शतरंज के खिलाड़ी इस कहानी के सारांश को भी देख लेते हैं। शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल के समाज और राजनीतिक परिदृश्य को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इस कहानी का घटना स्थल लखनऊ है। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली दो ऐसे प्रतीक पात्र हैं जिनका ज़्यादातर समय शतरंज खेलने में ही बीतता है। ये दोनों नवाब के अधिकारी हैं, लेकिन इन्हें राजकाज में कोई मन नहीं लगता है। ये सिर्फ शतरंज खेल कर ही अपना समय को पार कर देते हैं। स्थिति यह है कि राज्य का प्रत्येक छोटा बड़ा कर्मचारी, जनता, कवि, साहित्यकार, कलाकार, व्यापारी आदि सभी विलासिता के रंग में डूबे हैं। तीतर बटेरबाजी, पतंगबाजी लोगों का मुख्य खेल है। मिर्जा और मीर, आगे हम लोग जो मिर्जा सज्जाद अली है इसको मिर्जा के नाम से संबोधित करेंगे और मीर रोशन अली को सिर्फ मीर के नाम से संबोधित करेंगे। तो ये मिर्जा और मीर दिन भर शतरंज के खेल में व्यस्त रहते थे। दोनों जब एक बार शतरंज की विसात में बैठ जाते फिर खाना पीना, हुक्का पानी आदि कुछ भी याद नहीं रहता। घर के नौकर चाकर और औरतें उनके हुक्म मानते मानते तंग आ जाते। वे लोग तो इस खेल को मनहूस कहते ही गली मोहल्ले वाले भी इसकी कड़ी आलोचना करते, पर मिर्जा और मीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात घर वाले तो कहते ही हैं, बाहर के लोग भी इनको कोसते हैं, लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी विसात अक्सर मिर्जा के घर पर बीतती। एक दिन मिर्जा की बेगम के सिर में दर्द उठ गया। उसने नौकरानी को मिर्जा के पास भेजा कि वे हकीम के यहाँ से दवाई ला दे, पर वे टालते गए क्योंकि उनका खेल अच्छा चल रहा था। मीर को मात देने वाले थे, इसलिए उठना नहीं चाहते थे। परंतु जब हार रहे मीर ने बार बार आग्रह किया तो मिर्जा दवाई लेने जा पहुँचे। बेगम के बिगड़ने पर सारी बात मीर साहब के माथे डालते हुए बोले, बड़ी मुश्किल से आया हूँ, आने ही नहीं देता था। लेकिन बात ये नहीं है, वो खुद ही जीत रहा था, इसलिए आना ही नहीं चाहता था। गुस्से में भर बेगम ने मिर्जा के मना करने पर भी जब बाहर देखा और मीर को न पाया तो शतरंज के मोहरे गालियां देते हुए बाहर फेंक दिए। बाहर बरामदे में टहल रहे मीर साहब ये सब देखकर घर को खिसक लिए। घर में हंगामा शुरू हो गया है तो वो वहाँ से खिसक लिया। पीछे दवाई लेने जा रहे मिर्जा भी जा पहुँचे। दोनों ने अगले दिन से मीर साहब के यहाँ खेलने का निश्चय किया। देख लिया कि मिर्जा के घर का माहौल तो अब ख़राब हो गया है, इसीलिए अब निर्णय किया कि अब मीर के घर में खेला जाएगा। मीर साहब के यहाँ जब दूसरे दिन से शतरंज की विसात बिछने लगी तो मीर साहब की बेगम की आज़ादी में खलन पड़ने लगा। बेगम का एक कोतवाल से प्रेम संबंध चल रहा था, इसीलिए वह चाहती थी कि मीर घर में शतरंज न खेले। इसीलिए उसने शतरंज का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। घर के नौकर चाकर भी उन स्थिति से दिक्कत महसूस करने लगे। मीर साहब न होते तो किसी कामकाज को फुर्सत से और मौज मस्ती से कर सकते थे नौकर चाकर भी। और अब जब ये लोग रहते हैं तो बार बार कई चीज़ों का ऑर्डर करते हैं, कभी चाय का, कभी पानी का, कभी नाश्ता का। इसीलिए नौकर चाकर भी चाहते थे कि ये लोग यहाँ न खेले। सारे मोहल्ले में अनिष्ट की आशंका से आलोचना होने लगी। लोग इस रियासत और रईसों के रंग ढंग देख कहने लगे कि अब खैरियत नहीं। जब हमारे रईसों का ही ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही रक्षक है, अर्थात तब तो मुल्क का नष्ट होना तय है। लगता है ये बादशाहत
शतरंज के हाथों ही तबाह होगी। आसार बुरे हैं, मगर मीर रोशन अली और मिर्जा सज्जाद अली पर इसका कोई असर नहीं था। अर्थात वे तो शतरंज के खेल में ही मग्न थे। अब राज्य कुछ भी हो जाए, राज्य का पतन हो जाए, उससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं रह गया था, जबकि ये लोग नवाब के अधिकारी थे। मीर साहब की बेगम ने मीर के घर में रहने से तंग आकर अपने प्रेमी से मिलकर षड्यंत्र रचा कि उन्हें सूचना दे कि बादशाह ने उन्हें जंग के लिए बुलाया है। मीर साहब ने जब ये सुना तो डर गए, इसीलिए बादशाह का सामना करने के डर से, अपना बचाव करने के ख्याल से उन्होंने घर में शतरंज खेलने का कार्यक्रम ही ख़त्म कर दिया और दूसरे दिन गोमती के पार एक खंडर में शतरंज का कार्यक्रम बनाया। अर्थात ये उन्होंने सोचा कि अगर घर में रहता हूँ तो बादशाह का कोई ना कोई आदमी लेने आ ही जाएगा, इसीलिए ऐसा करता हूँ कि ऐसे जगह पर जाके खेलता हूँ शतरंज जहाँ पे बादशाह भी खोज ही ना पाए। इसीलिए अब दोनों दोस्त ये निर्णय किया कि गोमती नदी के पार एक खंडर में वहीं पे बैठ के अब दिन भर शतरंज खेला जाए। अब वे रोज़ाना यहाँ खंडर में एकांत में शतरंज खेलने लगे। यहाँ किसी की कोई रोक टोक नहीं थी। दोनों सुबह आ जाते और शाम ढले अपने अपने घर लौट जाते। वे इसी प्रकार शतरंज खेलते रहे। एक दिन उन्होंने अंग्रेजी फौज को शहर की तरफ जाते देखा, फिर भी निश्चिंत होकर खेलते रहे। अर्थात इन्हें तो ये करना था कि जैसे ही अंग्रेज फौज को वो देखा तो तुरंत बादशाह को खबर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, वो निश्चिंत होकर खेलते रहे। शाम को अंग्रेजी फौज द्वारा वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके लौटते हुए भी देखा। अर्थात जो बादशाह था तो बादशाह को ये लोग गिरफ्तार कर ले जा रहे थे। ये भी उन्होंने वहीं बैठ के देखा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। वे निश्चिंत होकर शतरंज के सहमात में ही मग्न रहे। शतरंज के खेल में हार जीत के प्रश्न को लेकर जब तू और मैं होने लगी तो फिर दोनों एक दूसरे को गालियां देने और अपने से नीचा कहने लगे। झगड़ा बढ़ता गया, दोनों तरफ से तलवारें खींच गई, दोनों एक दूसरे पर वार कर दोनों ही मारे गए। अर्थात राज्य के लिए, बादशाह के लिए उनके पास कोई वीरता नहीं थी। अर्थात वे लड़ने भी नहीं गए, देखने भी नहीं गए, लेकिन जब बात शतरंज की खेल पर आई तो फिर वे एक दूसरे पर वार भी कर दिए और दोनों ही मारे भी गए। शतरंज की बिसात बिछी रह गई, खिलाड़ी चल बसे। इस कहानी का अंत करते हुए प्रेमचंद ठीक ही लिखते हैं कि उनमें राजनीतिक भावों का अधपतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव नहीं था। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू ना निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। ये थे शतरंज के खिलाड़ी जो सजीव बादशाह के राज्याधिकारी होने के बाद भी अपने दायित्व से मुंह चुराते हुए कर्तव्यहीन बने रहे, अराजक प्रशासन का अंग बने रहे, पर लकड़ी के मुहरों की सह और मात से बौखला कर इसे अपनी इज्जत का प्रतीक मानकर मर कटे। जब अधिकारी ऐसे होंगे तो बादशाह का शासन कैसे चल पाता। और इस तरह मीर और मिर्जा के शतरंजी झगड़े में दोनों के अंत के साथ कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो ये था इस कहानी का सारांश। अगर ये कहानी सारांश अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही हिंदी के भाषा और साहित्य से संबंधित वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।